हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और डीसी मशीन का रिवीजन सीरीज चल रहा है और इसमें एक सेगमेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन डिटेल, ईएमएफ इक्वेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर्स थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जितने मैंने फॉर्मूले बताया बहुत अच्छे से आप उसको एक शॉर्ट नोट में लिख लीजिए और जो लेक्चर मैं बता रहा हूं उसका आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 23 से 26 के बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तीन या चार लेक्चर के बीच में मैंने जो चीज डिस्कस करी एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गेट के हिसाब से। क्रिटिकल रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल स्पीड क्या डिस्कस किया है मैंने यहां पे? क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आरसी से डिनोट करते हैं। एंड क्रिटिकल स्पीड, ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? एनसी से। ठीक है, तो ये दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए हैं। ये गेट एग्जामिनेशन का, देखिए गेट एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता यहां से, बट ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, कभी भी पूछा जा सकता है। बट अदर देन गेट एग्जामिनेशन जितने भी स्टेट पीएसयूज या फिर आपके स्टेट जितने भी एग्जाम्स होते हैं या पीएसयूज के एग्जाम्स होते हैं, बीआरसी या इसरो, इस तरह के जितने भी नॉन गेट एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर यहां से क्वेश्चन जरूर होता है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सिर्फ ये ध्यान, देखिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मतलब मैं बहुत डिटेल वर्जन में तो नहीं बता सकता, बट एक लाइन, एक डेफिनेशन सुन लीजिए। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड रेजिस्टेंस अबव विच जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप। ये एक मैक्सिमम वैल्यू है पूरे फील्ड रेजिस्टेंस की, एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसके ऊपर अगर हम लोग रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस रख देते हैं तो आपका जनरेटर बिल्डअप, वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सिमिलरली ये, चलिए क्रिटिकल स्पीड के बारे में बाद में बताता हूं। इसकी दो कैटेगरी बता देता हूं। अगर मैं शंट जनरेटर की बात करूंगा तो क्या रहेगा, और सीरीज जनरेटर की बात करूंगा तो क्या रहेगा। शंट जनरेटर की अगर मैं बात करूंगा तो जो आपका फील्ड रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि आरएसएच, शंट की बात हो रही है, वो लेस होना चाहिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो प्रॉपर आपका वोल्टेज बिल्डअप हो पाएगा। और सीरीज की बात करें तो सीरीज में आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए? क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपके फील्ड रेजिस्टेंस, शंट में सिर्फ और सिर्फ फील्ड रेजिस्टेंस जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, सीरीज में इन तीनों का जो समेशन है वो लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब वैसे ही क्रिटिकल स्पीड की इंफॉर्मेशन क्या है? एक ऐसी स्पीड, ये बोल सकते हैं इट इज द मिनिमम जनरेटर स्पीड बिलो विच जनरेटर फेल्स टू बिल्डअप। एक मिनिमम स्पीड है, उसके नीचे अगर जनरेटर को ऑपरेट कराया तो जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो भी आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ये क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऐसे ये ग्राफिकल मेथड से, ये ग्राफ से सॉल्व होती है। ठीक है, और नॉन गेट एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो हो सकता है एमएसक्यू टाइप का पैटर्न है इस बार, तो हो सकता है आपको थ्योरेटिकल वर्जन में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बट चांसेस कम है। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है आर्मेचर रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा पूरे डीसी मशीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो समझ में नहीं आती वो है क्या है? आर्मेचर रिएक्शन। और आर्मेचर रिएक्शन वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन एंटायर डीसी मशीन। अगर आपको आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाकी पूरा वर्किंग आपको समझ में आ जाना है। ठीक है, तो ये मैंने कवर किया है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे लेक्चर नंबर 27 से 34 के बीच में पूरा का पूरा आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल मैंने डिस्कस की है। अब एग्जाम के लिए, गेट एग्जामिनेशन में आपको क्या ध्यान में रखना है वो शॉर्ट समरी आपको बता देता हूं। पहली चीज तो आर्मेचर रिएक्शन है क्या? देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई रोटेटिंग मशीन होती है तो उसमें कहीं ना कहीं दो फ्लक्स होते हैं। अगर आपको टॉर्क या कुछ भी प्रोड्यूस करना हो तो किसी भी रोटेटिंग मशीन की वर्किंग के लिए कम से कम मिनिमम दो फ्लक्स होना चाहिए। ठीक है, दो फ्लक्स होना चाहिए, 2 एमएमएफ होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आर्मेचर रिएक्शन में भी, डीसी मशीन में भी क्या होता है? डीसी मशीन में भी दो फ्लक्स होते हैं। कौन सा? एक तो आपका आर्मेचर फ्लक्स और दूसरा आपका मेन फ्लक्स या फिर फील्ड फ्लक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फील्ड फ्लक्स भी बोल सकते हैं। तो शुरुआत में अगर नो लोड रहता है तो सिर्फ और सिर्फ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नो लोड होता है तब, जब आपका डीसी मशीन नो लोड पे है तब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट जैसे ही आप लोड बढ़ाओगे तो आपका आर्मेचर फ्लक्स भी क्या होगा? एग्जिस्टेंस में आएगा। और ये जो आर्मेचर फ्लक्स होगा, दिस आर्मेचर फ्लक्स विल रिएक्ट ऑन
react on main field flux distribution and produces some effect that is called armature reaction. और वो इफेक्ट क्या हो सकते हैं आपके, जो इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे वो क्या रहेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, कौन कौन से इफेक्ट होंगे वो, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब ये समझिए कि जब भी ऐसा इफेक्ट जब रिएक्ट कर रहा है, आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर रिएक्ट कर रहा है, तो एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से आपका जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो डिस्टॉर्टेड हो गया है। मतलब डिस्टॉर्टेड का मतलब अगर वो सीधा जा रहा था तो कहीं ना कहीं अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं अपने पाथ से डाइवर्ट हो गया। सीधा जाना चाहिए था, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सीधे जाना चाहिए था, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये करता क्या है असल में, ये हमारी जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है ना उसको भी शिफ्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एमएनए का मतलब क्या है, इट शिफ्ट एमएनए, शिफ्ट्स एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब ये जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होती है ना, ये फील्ड फ्लक्स के क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर आपका फील्ड फ्लक्स डिस्टॉर्टेड होगा तो ये एक्सिस भी क्या होगी, ये हमेशा परपेंडिकुलर बनाएगी, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होगी, शिफ्ट होगी। ठीक है, और इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एमएन एक्सिस पे ही ब्रश हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी आगे चल के जो इंटरपोल वगैरह आएगा तो ब्रश शिफ्टिंग हम लोग नहीं करेंगे, बट अभी ये है कि जब आपकी एमएनए शिफ्ट होगी तो जो आपके ब्रशेस है उनकी लोकेशन भी कहीं ना कहीं शिफ्ट होगी। ठीक है, तो अभी आप ये ध्यान रखिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट करता क्या है, एमएनए को शिफ्ट करता है। दूसरा है डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। डीमैग्नेटाइज, इसका मतलब क्या है, इट रिड्यूसेस फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है, मेन फ्लक्स जो है ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस फ्लक्स को ही क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब फ्लक्स को रिड्यूस कर देगा तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। फ्लक्स के रिडक्शन का मतलब है कि आपका अल्टीमेटली इंड्यूस ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं उस पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या करता है, फ्लक्स का रिडक्शन करता है। ठीक है, तो एक इफेक्ट से ये जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और एक इफेक्ट से क्या हो रहा है, वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, जिसको क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे इनके जो मैथमेटिकल वर्जन है उनको भी बात करेंगे। अच्छा, यहां से हम लोग क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन इनका लेते हैं कि कितने अमाउंट से। अब देखिए ये क्या है हमारे लिए, रिडक्शन ऑफ फ्लक्स तो हमारे लिए क्या कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस तो है, और ये भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस ही है, बट कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर करें तो ज्यादा डिसएडवांटेजेस कौन है, ये डीमैग्नेटाइजेशन। रिडक्शन ऑफ फ्लक्स थोड़ा बहुत ये शिफ्टिंग चल रहेगा, डिस्टॉर्शन चलेगा, ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक हद तक, बट डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग, रिडक्शन ऑफ फ्लक्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, ये जो इफेक्ट है इसको ओवरकम, ये जो आर्मेचर रिएक्शन आ रही है इसको ओवरकम करने की भी कोशिश करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले कितना मिनिमाइज करना है उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट्स के लिए जो एक्सप्रेशन है, सी फॉर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, तो फाई ए कॉस थीटा ई, ठीक है, और इधर क्या होगा, फाई डी डीमैग्नेटाइजेशन, फाई ए साइन थीटा ई। ये थीटा ई क्या है, थीटा ई है, ये जो थीटा ई जो दिखाई दे रहा है ये आपका ब्रश शिफ्ट एंगल, ब्रश शिफ्ट एंगल। मैंने बताया था आपको कि अगर एमएनए शिफ्ट होगी तो ब्रश भी शिफ्ट होंगे, और कितने एंगल से शिफ्ट होंगे, तो ये जो एंगल है थीटा ई, तो अब हमने पता कर लिया कि जितना शिफ्टिंग होगा उसी के हिसाब से कुछ अमाउंट क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में होगा और कुछ अमाउंट क्या रहेगा आपका डीमैग्नेटाइजेशन में जाएगा, और ये क्या है हमारा, ये आर्मेचर फ्लक्स है। तो अच्छा, कुछ रिलेशन भी आपको मैं यहां पे बता देता हूं जो कि स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं कि फाई ए विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या है आपका आर्मेचर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर क्या होता है, फाई ए इज स्टेशनरी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, फाई ए इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, स्टेशनरी होता है। दूसरा फाई एफ, ये क्या है, फील्ड फ्लक्स इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू
पोल, पोल, नंबर ऑफ पोल, ये जो पोल होते हैं ना, पोल के रिस्पेक्ट में ये क्या है, स्टेशनरी, और ये कंडक्टर के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होता है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको कई बार एमएसक्यू टाइप के पैटर्न में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज आप ध्यान रख लीजिए कि जो फाई ए और फाई एफ, इन ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे से क्वाड्रेचर 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। फाई ए इज क्वाड्रेचर विथ रिस्पेक्ट टू, क्वाड्रेचर मतलब कि 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू फाई एफ, ठीक है। मेन फ्लक्स और आपका जो आर्मेचर फ्लक्स है ये एक दूसरे के उसमें क्या रहेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहेंगे, क्वाड्रेचर रहेंगे। तो ये 3 पॉइंट है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन एम्पेयर टर्न्स कैलकुलेट करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, आर्मेचर एम्पेयर टर्न्स, ठीक है। इस वर्ड का मतलब आप समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले याद करने में दिक्कतें होती है। अब जो फॉर्मूले बताने वाला हूं वो रटने में या याद रखने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, आपको लॉजिकल ध्यान रखना है। आर्मेचर का मतलब समझिए, डीसी मशीन में आर्मेचर का मतलब सिर्फ आईए करंट नहीं होता है, डिवाइडेड बाय पैरेलल पाथ भी होता है, ठीक है। और एम्पेयर, आर्मेचर एम्पेयर का मतलब है कि जो आर्मेचर करंट होगा वो सिर्फ करंट नहीं, डिवाइडेड बाय पैरेलल पाथ भी होगा। और टर्न्स का मतलब क्या होता है, Z/2, ये रिलेशन पिछले लेक्चर में मैंने बताया। और अगर आपसे ये पूछा जाए आर्मेचर एम्पेयर टर्न्स पर पोल अगर कोई पूछ ले तो क्या करेंगे, P का नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत ध्यान से आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब मैं आता हूं एम्पेयर टर्न्स, डीमैग्नेटाइजेशन एम्पेयर टर्न्स पर पोल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीमैग्नेटाइजेशन एम्पेयर टर्न्स पर पोल। कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की वजह से कितने एम्पेयर टर्न्स पर पोल आएंगे, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजेशन एम्पेयर टर्न्स, तो ये हमें पता चलेगा कैसे, ये पता चलेगा कितने एंगल से शिफ्ट हो रहा है। तो ये शिफ्ट एक साइड होगा, दूसरी साइड वाला 2 थीटा हो जाएगा, दोनों साइड मिला के 2 थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, ठीक है, इंटू IA/A इंटू Z/2P पर पोल। आर्मेचर डीमैग्नेटाइजेशन, आर्मेचर एम्पेयर टर्न्स पर पोल निकल आएंगे। क्योंकि ये क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले पता तो चले कि डीमैग्नेटाइजेशन से कितने एम्पेयर टर्न्स पर पोल का हमें नुकसान हो रहा है, उसके हिसाब से हम एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टर्न्स लगा पाएंगे। तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमें निकालना है, ये डीमैग्नेटाइजेशन एम्पेयर टर्न्स हो गया, बहुत अच्छे से याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। अगर मुझे यहां से शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर दो है, सीरीज जनरेटर, तो मुझे अगर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टर्न्स अगर निकालने पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा, NS एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टर्न्स अगर मुझे लगाने पड़े तो कैसे लगाऊंगा मैं, आर्मेचर एम्पेयर टर्न्स पर पोल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट, डिवाइडेड बाय आर्मेचर करंट, ठीक है। इसको आर्मेचर करंट से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली सीरीज में अगर निकालना है तो सीरीज टर्न AC एक्स्ट्रा सीरीज टर्न, तो ये हो जाएगा डीमैग्नेटाइजेशन पर पोल डिवाइडेड बाय IA करंट। तो अब मुझे क्या हो गया, अब मुझे पता चल गया कि मुझे कितने एक्स्ट्रा टर्न्स शंट ब्रांच की जो फील्ड वाइंडिंग उसमें और एक्स्ट्रा टर्न्स लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये जो डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है ये वापस में अपलिफ्ट कर दूं, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए 2 वेबर हमारा ऑपरेटिंग फ्लक्स है और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की वजह से ये फ्लक्स 1.8 वेबर पे पहुंच गया। तो अब हम लोगों ने क्या की, एक्स्ट्रा टर्न्स लगा के इस 1.8 वेबर को वापस से हम लोग तकरीबन 2 या ऐसा कर सकते हैं 2 अगर 2 तक नहीं भी गया तो कम से कम 1.99 वेबर तक हम लोग लाने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्न्स है ये कब निकाल पाएंगे, जब हमें पता चले कि कितने एम्पेयर टर्न्स डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से सैक्रिफाइस हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका ये फॉर्मूला है। तो गेट में तो क्वेश्चन नहीं आते हैं आज तक, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन नहीं आए, बट यहां से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने क्वेश्चन करवाए भी हैं, ठीक है। आपको लेक्चर नंबर बता दूंगा कहां पे करवाए हैं। अब देखिए आगे चलते, लेक्चर नंबर इसका मैं देख लेता हूं कि अगर मैंने क्वेश्चन का अभी तो नहीं डाला है इसमें, ठीक है। एक क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का और देख लीजिए, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का और देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन सारे के सारे एक साथ बता दूंगा आपको, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एम्पेयर टर्न्स,
तो अब जो बचे हुए वो क्या हो जाएंगे, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इम्पेडेंस, मतलब कि 180 माइनस 2 थीटा इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। 180 में से 180 डिग्री, क्यों 180 डिग्री, क्योंकि पोल पिच पर पोल का ले रहे हैं, तो एक पोल का जो एंगल होता है वो क्या होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इंटू IA बाई ए इंटू जेड बाय 2p, ठीक है। ये हो गया क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इम्पेडेंस, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं, एक मैंने लेक्चर नंबर 30 में ग्राफ प्लॉट किया है। लेक्चर नंबर 30 में क्या किया है, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है और उस ग्राफ में मैंने इन सब का नेचर ड्रॉ किया है, जिसमें मुझे पता चलेगा कि जो आर्मेचर फ्लक्स है, आर्मेचर एमएमएफ, ठीक है, और आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स, ठीक है। तो आर्मेचर एमएमएफ जो होगा वो क्या हो जाता है, यहां पे वो रहेगा आपका ट्रायंगुलर शेप का ड्रॉ होगा, ठीक है। आप चाहें तो लेक्चर नंबर 30 में ग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ सकते हैं। आर्मेचर फ्लक्स जो होगा वो सैडल, वैसे तो ट्रायंगुलर ही होगा बट ट्रायंगुलर से थोड़ा सा ये इस तरीके से सैडल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सैडल के नाम से ज्यादा फेमस है। और ये रहेगा फील्ड फ्लक्स जो रहेगा वो ट्रेपेजॉइडल बनेगा, ट्रेपेजॉइडल बनेगा, ठीक है। तो इस ग्राफ में, लेक्चर नंबर 30 के इस ग्राफ में ये 3 आप प्लॉट देख सकते हैं। चलिए अब हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन के बारे में देख लिया कि उसके इफेक्ट क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डिमैग्नेटाइजेशन क्या होते हैं, ठीक है। डिमैग्नेटाइजेशन में ही सबसे ज्यादा हमारे रिडक्शन ऑफ फ्लक्स हो रहा था, तो उसमें हमने देखा कि डिमैग्नेटाइजेशन इम्पेडेंस, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इम्पेडेंस दोनों के दोनों हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में भी कैलकुलेट कर लिए हैं। चलिए अब देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस करने के कौन कौन से तरीके हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, हाउ टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो इसके क्या क्या तरीके हैं, तो सबसे पहला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पोल स्टेकिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पोल कैम्फरिंग नाम याद रखिए बस, कैम्फरिंग, ठीक है। पोल कोर स्लॉटिंग, ठीक है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट जो है हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को CW होते हैं, ठीक है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को पोल फेस वाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, पोल के अंदर स्लॉट करके वाइंडिंग हम लोग रख देते हैं और ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन देखिए गेट एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, बट कंपनसेटिंग वाइंडिंग के ऊपर आप एक फॉर्मूला जरूर ध्यान रख लीजिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर पर पोल, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा Z बाय AP, ठीक है। और पोल आर्क अपॉन पोल पिच, पोल आर्क अपॉन पोल पिच, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए पोल आर्क पोल पिच के बारे में बहुत 2-3 बार आ गया, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि देखिए ये असल में क्या हुआ, हमारा पोल रहा, ठीक है, 2 पोल, ये हमारा पोल रहा, ठीक है। और यहां पर ये तकरीबन ये पर पोल कितना डिग्री है, ये है आपका पोल पिच, ये क्या कहलाता है 180 डिग्री बोल सकते हैं इसको, या फिर पोल पिच भी बोल सकते हैं, पोल पिच, ठीक है। और ये क्या होता है, पोल आर्क, ये जो एरिया इतना जो लेंथ है इसको बोलते हैं पोल आर्क, ठीक है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया को ही क्या कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है। तो पोल आर्क अपॉन पोल पिच का रेशियो, जिसको पिच फैक्टर भी बोलते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को क्या बोल सकते हैं हम लोग, पिच फैक्टर, तो इसका मल्टीप्लीकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया पोल आर्क पोल पिच की क्या बात हो रही है। तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का दे दिया मैंने। अब देखिए यहां पर मैं एक न्यूमेरिकल आपको एक लेक्चर बता देता हूं जिसमें न्यूमेरिकल मैंने करवाया है, ठीक है। लेक्चर नंबर 37 में करवाया है आई थिंक, तो 37 अभी 34 तक ही है, तो नेक्स्ट स्लॉट जो है हमारा, लेक्चर नंबर 35 से लगा के, लेक्चर नंबर 35 से लगाकर 37 तक,
37 तक मैंने दो चीजें और पढ़ाई है इससे रिलेटेड। दो चीजें क्या पढ़ाई है, एक तो कम्यूटेशन प्रोसेस पढ़ाया है कि कम्यूटेशन कैसे होता है, कम्यूटेशन प्रोसेस। अभी शुरुआत के जो लेक्चर्स थे उसमें सिर्फ कम्यूटेटर के बारे में बताया था मैंने, बट यहाँ पे कम्यूटेशन प्रोसेस के बारे में, कम्यूटेशन प्रोसेस कैसे होता है। कम्यूटेशन का मतलब है कि रिवर्सल ऑफ करंट, कि रिवर्सल ऑफ करंट आपकी आंखों के सामने किस तरीके से होता है वो सब बताया है आपको, ठीक है। और साथ में इंटरपोल के बारे में भी बताया है, इंटरपोल, इंटरपोल, ठीक है। इंटरपोल क्या होते हैं, देखिए ये जैसे अभी हमने मेन पोल बनाए थे ना, मेन पोल इस तरीके से बनाए थे, तो यहां पर ही ये होते हैं हमारे छोटे, मेन पोल से थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे कम पोल या फिर इंटरपोल। इंटरपोल लोकेशंस पे दो पोल्स के बीच में, दैट इज इंटरपोल रीजन, इंटरपोल रीजन में पोल्स हम लोग बना देते हैं। अच्छा, इसका क्या काम है, इसका काम है, पहला जो काम है वो क्या करता है, रिएक्टेंस वोल्टेज को रिड्यूस करता है। तो रिड्यूस रिएक्टेंस वोल्टेज। अब आप बोलोगे सर ये रिएक्टेंस वोल्टेज है क्या, रिएक्टेंस वोल्टेज। अब देखिए मैं आपको चीज बताता हूं कि कई बार जो कम्यूटेशन प्रोसेस है, कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है कि अगर मान लो एक करंट है 5 एम्पेयर, तो उसको रिवर्स करना है, मतलब कि -5 एम्पेयर करना है, मतलब उल्टे डायरेक्शन, मतलब -5 एम्पेयर ही हो गया ना। तो परफेक्टली कम्यूटेशन, अगर मैं आइडियल कम्यूटेशन की बात करूं, आइडियल कम्यूटेशन की बात करूं, तो ये मान लीजिए 5 एम्पेयर करंट है, तो ये आइडियली बहुत ही उसमें एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में -5 एम्पेयर कर देगा, ठीक है। तो 5 एम्पेयर करंट को -5 एम्पेयर, मतलब कि ये करंट इस तरीके से जा रहा था, इस तरीके से जा रहा था, तो कम्यूटेशन प्रोसेस में इसका डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो गया और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का, तो दैट इज आइडियल कम्यूटेशन। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली कम्यूटेशन प्रोसेस में जब भी आपका कम्यूटेटर करंट को रिवर्सल करने की प्रोसेस में आता है, तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा डिले हो जाता है और 5 एम्पेयर की जगह -4 एम्पेयर, मतलब कि 5 एम्पेयर करंट को रिवर्स करना है तो ये पूरा का पूरा रिवर्स नहीं कर पाता है, 4 एम्पेयर ही करंट रिवर्स कर पाता है। तो दैट इज डिलेड कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिले कम्यूटेशन। डिले हो गया ना कम्यूटेशन में, डिले हो गया। अभी डिले हुआ क्यों है, क्योंकि देखिए जो वाइंडिंग होती है उसमें रजिस्टर इंडक्टेंस भी होगा, और इंडक्टेंस क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट को कहीं ना कहीं अपोज करता है। तो इंडक्टर का यही तो है, व्हाट इज इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजेस द चेंज इन करंट। तो जो चेंज इन करंट हो रहा है तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब कि इंडक्टर कहीं ना कहीं आपकी वाइंडिंग में प्रेजेंट है, और इस इंडक्टर की वजह से, इंडक्टेंस नेचर है, इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ भी क्रिएट होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी क्रिएट होगा। तो यहां पर वोल्टेज इक्वल टू L di/dt, क्योंकि चेंज इन करंट भी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कम्यूटेटिंग टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिंग टाइम। तो ये जो वोल्टेज है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। तो अगर ये रिएक्टेंस वोल्टेज जीरो हो जाए, अगर रिएक्टेंस वोल्टेज जीरो हो जाए, इसका मतलब कोई भी चेंज इन, मतलब जो चेंज इन करंट है वो आइडियली हो गया, बहुत जल्दी से हो गया, इंडक्टेंस की प्रेजेंस ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ भी अपोज नहीं हुआ, कुछ भी अपोज नहीं हुआ, मतलब +5 से -5 आ गया, कुछ भी अपोजिशन नहीं है, इसका मतलब इंडक्टेंस नहीं है, इंडक्टेंस नहीं है तो वोल्टेज नहीं है। तो ये आपका अगर जीरो है इसका मतलब परफेक्ट कम्यूटेशन है, और अगर ये जीरो नहीं है तो परफेक्ट कम्यूटेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज हमारा क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, लगभग आइडियल जीरो, बट ये जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये जो इंटरपोल करता है, अब कम्यूटेशन प्रोसेस में क्या है भाई, वाइंडिंग से तो इंडक्टेंस तो रहेगा, तो ये हम लोग जो आइडियल कम्यूटेशन पे नहीं जा पाते, हमेशा प्रैक्टिकल कम्यूटेशन उसमें डिले होता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंस वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो फिर हम लोग इंटरपोल को लेके आए। इंटरपोल क्या करता है, रिड्यूस रिएक्टेंस वोल्टेज, और दूसरा रिड्यूस फ्रिंजिंग। ये जो इंटरपोल रीजन में कुछ आती है, फ्रिंजिंग जो आती है, फ्रिंजिंग, रिड्यूस फ्रिंजिंग, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए व्हाट इज द, इंटरपोल करता क्या है, तो आप सबसे पहला आंसर उसको क्या देंगे कि इंटरपोल आपके कम्यूटेशन को इंप्रूव करता है। क्या करता है इंटरपोल, क्या करता है, इंप्रूव द कम्यूटेशन। इंटरपोल क्या करता है आपका, इंप्रूव कम्यूटेशन, इंप्रूव कम्यूटेशन। पहला आंसर ये होगा, इंप्रूव कम्यूटेशन। और उसके बाद टेक्निकल अगर आंसर देना हो आपको, ठीक है, और डेप्थ में आंसर देना हो तो रिड्यूस रिएक्टेंस वोल्टेज और रिड्यूस फ्रिंजिंग इफेक्ट, ये आप आंसर दे सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि कई बार आर्मेचर रिएक्शन, कि बताइए कितने कितने मेथड है आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस करने के लिए, तो उसमें वो इंटरपोल भी लगा देते हैं।
इंटरपोल डायरेक्टली आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस नहीं कर रहा है, वो कम्यूटेशन इंप्रूव कर रहा है, रिएक्टेंस वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, हाँ उसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस हो सकता है, बट डायरेक्टली इंटरपोल आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस नहीं कर रहा है। तो प्लीज बी अवेयर, जब भी क्वेश्चन आए इंटरपोल तो आप रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, इंप्रूव कम्यूटेशन या फिर ये रिड्यूस रिएक्टेंस वोल्टेज या रिड्यूस फ्रिंजिंग, जो भी ऑप्शन में अवेलेबल हो। आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस करने के लिए 4 तरीके हैं, जिसमें जो पॉपुलर है वो आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग है। और आपका जो इंटरपोल है वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज या आर्मेचर रिड्यूस रिएक्टेंस वोल्टेज या न्यूट्रलाइज रिएक्टेंस वोल्टेज, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इंप्रूव कम्यूटेशन के लिए आपका क्या हो जाएगा, इंटरपोल, और रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और मैंने लेक्चर 37 में कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 एंड क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 127, ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना, जिसमें मैंने कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल वाइंडिंग, ये जो इंटरपोल है ना, इसके ऊपर भी जो वाइंडिंग आएगी उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं बहुत अच्छे से। इस लेक्चर में जाके 2 क्वेश्चन कर लेना, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बट थ्योरेटिकल इतना ही है, मैंने जितने इतने लेक्चर्स में जो बात करी ना उसका क्रक्स यही है। तो ये शॉर्ट नोट हो गया आपका, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना जी सेंटर एप्लीकेशन पे इन दोनों, इस लेक्चर में जाके इन दोनों का अच्छा जी सेंटर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो डीसी में जनरेटर वाले सेक्शन में जाना, जनरेटर वाले सेक्शन में लेक्चर नंबर 37 में 126 127 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 38 39 में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, और कैरेक्टरिस्टिक्स गेट में डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, बट ईएससी वगैरह में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। और गेट के लिहाज से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी 1 नंबर में अगर उठ के आ गया क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा धोखा हो जाएगा अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता हो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता होती है, क्योंकि डीसी का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स में, यहां पे किस कैटेगरी में हम लोगों ने नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में बनती है, ये बनती है आपकी ई नॉट या ईजी वर्सेस या फिर ऐसा बोल सकते हैं ई नॉट वर्सेस आईएफ, फील्ड करंट और नो लोड इंड्यूस ईएमएफ के बीच में बनता है कर्व। और लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगा, तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स भी 2 कैटेगरी में होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। कई बार बीआरसी या बार्क या इसरो के पेपर में डायरेक्टली ऐसा पूछ लेते हैं कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में बनता है, यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल मतलब क्या है, आपका जनरेटेड वोल्टेज, जनरेटेड ईएमएफ वर्सेस आपका जो भी लोड करंट होगा, ठीक है। लोड करंट मतलब कि अगर आपका शंट होगा तो आईएल होगा, और सीरीज होगा तो आर्मेचर करंट, और ये तो सब बराबर ही होते हैं, है ना। सीरीज में क्या है, सभी करंट, लोड करंट, आपका आर्मेचर करंट सब बराबर ही होते हैं, ठीक है। और आपका जो शंट जनरेटर है उसमें क्या हो जाएगा, शंट जनरेटर में लोड करंट होता है, ठीक है, और सीरीज जनरेटर में आर्मेचर करंट भी बोल सकते हैं। और एक्सटर्नल वोल्टेज वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस ये हो जाएगा आपका लोड करंट आईएल या फिर आईए। दोनों क्यों लिख रहा हूं मैं आईएल और आईए, क्योंकि आईएल किस केस में, शंट के केस में, और सीरीज में आर्मेचर करंट, क्योंकि लोड करंट और आर्मेचर करंट सीरीज में एक ही होते हैं, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। कर्व बनाते हैं हम लोग, तो मैं बहुत डिटेल में, देखिए नो लोड का कर्व तो आपको बहुत आसान होता है, ये जैसे बीएच कर्व बनाते हैं हम लोग, बीएच कर्व अगर बनाते हैं तो उसके जैसा ही ये रेसिडुअल फ्लक्स पहले से होगा, रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से रेसिडुअल वोल्टेज रहेगा, और यहीं से इस तरीके से आपका जैसे बीएच कर्व जाता है वैसा के वैसा आपका कर्व बन जाता है फील्ड करंट और नो लोड वोल्टेज का, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग ये जो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका इंटरनल एक्सटर्नल में अलग अलग नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि मैंने लेक्चर्स में, डिटेल वाले लेक्चर्स में अलग अलग बनवाए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नोटेशंस के ही अंतर होते हैं। मैं डायरेक्टली यहीं पे पूरा का पूरा कर्व बना देता हूं, ठीक है, ठीक है। ये वोल्टेज एक्सिस है, ये हमारी करंट आईए और आईएल दोनों ले लिया है मैंने डिपेंडिंग ऑन दी मोटर, ठीक है। सारी मशीन्स का मैं यहीं पे आपको बनाऊंगा, सारी जितने भी जनरेटर है, जितने भी टाइप के जनरेटर है सबका यहीं पे बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, नो लोड की एक्सिस है, ये हमारा नो लोड वोल्टेज की एक्सिस है ई नॉट, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेपरेटली एक्साइटेड की, तो सेपरेटली एक्साइटेड क्या होगा, लोड के साथ उसमें कुछ ड्रॉप्स होंगे, तो आपका जो वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका ड्रॉप होते जाएगा,
तो ये बना देता हूं मैं सेपरेटली एक्साइटेड। देखिए इतना नीचे ड्रॉप नहीं होता है, बट मुझे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने इसके बीच में, इस वजह से मुझे इतना डाउन करना पड़ रहा है। बट ये नो लोड और लोड वोल्टेज है ना, एट लोड, यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये फुल लोड वाला हो गया, नो लोड से लगा के ये हमारा क्या हो गया, फुल लोड। ठीक है, तो ये इतना गैप नहीं होता, ये आपको बोर्ड पे दिखाने के लिए बनाया है, अदरवाइज बहुत ही छोटा गैप होता है ये जो ड्रॉप है इन दोनों के बीच का जो है ये डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रॉप बोलेंगे, अल्टीमेटली वोल्टेज ड्रॉप। नो लोड से लगा के फुल लोड के बीच का ड्रॉप है, तो ये ड्रॉप इतना ज्यादा नहीं होता जितना मैंने बोर्ड पे बनाया है ना। अभी मुझे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी, इसलिए आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेड का हो गया। किसका हो गया, ये सेपरेटली एक्साइटेड का। अब जब शंट की बात आएगी तो शंट में एक्स्ट्रा ड्रॉप होता है एक, शंट में क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, शंट, और ये वापस 125 फुल लोड के बाद भी 25% और ऊपर जाके फिर ये हो सकता है ड्रॉप। ठीक है, ये क्या हो जाता है, इसको ये हो जाए ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन। इसीलिए शंट को हम लोग 125% के ऊपर हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे। ठीक है, देन हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, सेपरेटली शंट सीरीज वाला जो है वो कुछ इस तरीके से, यहां से ये कुछ सीरीज, ये इस तरीके से कुछ सीरीज दिखाई देगा, ये सीरीज हो गया। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड में 3 टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव, अंडर कंपाउंड। ठीक है, क्यूमुलेटिव, अंडर कंपाउंड, फ्लैट और ओवर कंपाउंड। तो क्यूमुलेटिव कहां बनेगा, क्यूमुलेटिव सेपरेटली के ऊपर बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अब क्यूमुलेटिव में भी 3 टाइप के होते हैं, अंडर कंपाउंडिंग, ओवर कंपाउंडिंग और फ्लैट कंपाउंडिंग। ठीक है, तो उनका भी मैं यहीं पे बना देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हमारा अंडर कंपाउंडिंग। ठीक है, फ्लैट कंपाउंडिंग कुछ इस तरीके से बनेगा, फ्लैट कंपाउंडिंग क्या बनेगा, फ्लैट या फिर लेवल कंपाउंडिंग। और ओवर कंपाउंडिंग बनाना है तो सीरीज के भी ऊपर रहेगा ओवर कंपाउंडिंग। और डिफरेंशियल अगर बनाना है आपको तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंडिंग। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंडिंग। तो ये सारे के सारे जो है ये कंपाउंडिंग के टाइप है, ये हमारे क्यूमुलेटिव, अंडर कंपाउंडिंग, ओवर कंपाउंडिंग, फ्लैट कंपाउंडिंग क्यूमुलेटिव के टाइप है। और ये क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल 2 और सेगमेंट है हमारे कंपाउंडिंग के ही। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि शंट के ऊपर क्या है, सेपरेटली के ऊपर क्यूमुलेटिव, देन अंडर, देन फ्लैट, देन सीरीज, देन ओवर। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, कौन ऊपर कौन नीचे, तो सीरीज नीचे, ओवर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंपॉर्टेंट है, गेट में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको पता होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आपका लेक्चर नंबर 40 लास्ट लेक्चर है आपके डीसी जनरेटर का, लास्ट लेक्चर है डीसी जनरेटर का, ये है आपका लेक्चर नंबर 40। इसके अंदर मैंने पैरेलल ऑपरेशन डिस्कस करे हैं। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरेलल ऑपरेशन से क्वेश्चन नहीं आते, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर। इसमें हम लोग मेजरली शंट जनरेटर का ही पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जो स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन हमें कहां मिलेगा, शंट जनरेटर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है आपकी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये स्टेबल देगा हमें, जो पैरेलल ऑपरेशन देगा वो स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन देगा। बट जो सीरीज जनरेटर, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या ये आपकी राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अनस्टेबल होती है, इस वजह से सीरीज जनरेटर का हम लोग पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। अगर आपसे बोले कि फिर भी चलिए कुछ ऐसा तरीका है जिससे कि आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं सीरीज जनरेटर को, देन आप यूज कर सकते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, इक्वलाइजर रिंग। जो इक्वलाइजर रिंग यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे सीरीज जनरेटर में, देन हम लोग पैरेलल ऑपरेशन सीरीज में भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट विदाउट इक्वलाइजर रिंग हम लोग सीरीज जनरेटर में पैरेलल ऑपरेशन, स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए ज्यादातर केसेस में हम लोग शंट में ही डील करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डीसी जनरेटर का पूरा कंप्लीट मैंने रिवीजन करवा दिया है। मात्र 2 लेक्चर में डीसी जनरेटर पूरा का पूरा 40 लेक्चर का मैंने रिवीजन करवा दिया, बता भी दिया कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में और करवाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन मेरे फुल कोर्स में जाके देखेंगे तो 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, जिसमें मैं
अच्छे वाले वेरिएशन जिसमें कुछ एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे, उन सब का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम डीसी मोटर, और उसको भी आप एंजॉय करिएगा।